नमस्ते दोस्तों, मैं श्रेयस बड़ी आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम डेली करंट अफेयर्स से 31 जैन और 1 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस करंट अफेयर्स के PDF चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक रखी है। उस टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक कीजिए, उस चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के PDF मिलते जाएंगे। वो PDF के अलावा आपको अगर MCQs सॉल्व करने हैं तो इस वीडियो के एंड में हम MCQs की भी प्रैक्टिस करेंगे, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपके MCQ भी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करें। सबसे पहला हमें जो करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है लाइफ, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। और इसका सिलेबस जो है वो है एनवायरमेंट और इकोलॉजी से। रिसेंटली एक नेशनल एग्जीबिशन लिया जाने वाला है, प्रोग्राम रहेंगे इसमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज को लेके, जो कि जिसे लाइफ कहा जा रहा है, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट के लिए आपकी कौन सी लाइफस्टाइल अच्छी रहनी चाहिए, इसके ऊपर एक नेशनल एग्जीबिशन और प्रोग्राम चलाया जाएगा। और ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा 9 और 10 फरवरी 2024 को इंडिया गेट दिल्ली में। अब सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये जो इवेंट है इसमें ये बताया जाएगा कि जो यूथ है वो कैसे उनमें बिहेवियरल चेंजेस लाए जा सकते हैं, यानी उनमें कौन से चेंजेस आने चाहिए जिससे उनकी एक्शंस जो है, इंडिविजुअल के एक्शन कहिए या कलेक्टिव, जो वो लोग पूरे मिलकर एक्शन लेंगे उससे एनवायरमेंटली कॉन्शियस लाइफस्टाइल कैसी बनाई जा सकती है, यानी एनवायरमेंट को अच्छी हो ऐसी लाइफस्टाइल आपकी कौन सी रह सकती है, ये यहाँ पे देखा जाएगा। तो अगर हम लाइफ की बात करें, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, तो ये एक इंडिया लेड ग्लोबल मूवमेंट है, यानी इंडिया में चलाई जानी एक बहुत बड़ी मूवमेंट है जिससे इंडिविजुअल्स को कुछ सिंपल बट बहुत इफेक्टिव इको एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्शंस उनके डेली लाइफ्स में लेने बोले जाएंगे। यानी मैंने दिन ब दिन मेरी जो डेली की लाइफ है मैंने उसमें क्या करना चाहिए जो एनवायरमेंट के लिए अच्छे रह सकते हैं, मैंने ऐसी कौन से एक्शंस लेने चाहिए जो एनवायरमेंट को अच्छे रह सकते हैं, वो यहाँ पे बताया जाएगा। और इसी के अलावा यहाँ पे इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है ये ग्लोबल क्लाइमेट एक्शंस के लिए बहुत अच्छा होगा। यानी आप देखोगे कि जो भी इंडिविजुअल है, जो भी लोग है, वो इस तरह से अच्छा बिहेव करोगे कि हमारा जो क्लाइमेट है वो अच्छा होने लगेगा, हमारा एनवायरमेंट अच्छा होने लगेगा। लाइफ जो है दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, यहाँ पे पहला वाला जो हम जो सिस्टम यूज करते थे, यूज एंड डिस्पोज, यानी कोई भी चीज़ को यूज करो और फेंक दो, उसे डिस्पोज कर दो, इसे हम खत्म करके सर्कुलर इकोनॉमी को बनाना चाहते हैं। यानी जो चीज़ें उसको फिर से यूज़ करो, उसे रीयूज़ करो, उसको फिर से यूटिलाइज करो, ऐसी यहाँ पे चीज़ें आएगी जिससे हमारा एनवायरनमेंट ख़राब नहीं होगा। अप्रोच इसका यही है कि इंडिविजुअल का एक बिहेवियर जो है उस पर यहाँ पे फोकस्ड रहना। इंडिविजुअल का बिहेवियर, जैसे हम कहेंगे कि जो मास मूवमेंट है, ये लाइफ को एक लाइफ जो है उसे मास मूवमेंट बनाना है, जिसे जन आंदोलन कहेंगे। आपका बिहेवियर अच्छा रखे, आपका इंडिविजुअल अच्छा रखे, इंडिविजुअल्स का हो या फिर कम्युनिटीज़ का हो, जिससे हमारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रह सकता है। उसके अलावा ग्लोबली हमें को क्रिएट करना पड़ेगा, हम सबको मिलके कुछ आइडियाज़ यहाँ पे लानी पड़ेगी, कुछ इंपेरिकल यानी एक्सपीरियंस के बेस पे चीज़ें बनानी पड़ेगी। और जो जो बेस्ट माइंड्स है वर्ल्ड के, जो जो लोगों ने कुछ सोचा है वो हमें करने की शुरुआत करनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटीज़ की हेल्प ले सकते हैं, हम थिंक टैंक्स की हेल्प ले सकते हैं, जो जो लोग बहुत बड़े जो अच्छा विचार लाए हैं उनकी हम हेल्प ले सकते हैं, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा हम लेवरेज लोकल कल्चर्स, तो क्लाइमेट फ्रेंडली एक सोशल नॉर्म्स हम बना सकते हैं या फिर उसे और बढ़ा सकते हैं। यानी हम कहेंगे कि ऐसे कुछ नॉर्म्स सोसाइटी में बनाए जाए जिससे हमारा क्लाइमेट अच्छा रह सकता है, जो क्लाइमेट फ्रेंडली रह सकते हैं, ऐसे विचार, ऐसे बिलीफ और ऐसी डेली हाउस होल्ड प्रैक्टिसेस भी हम यहाँ पे पूरी कर सकते हैं। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें यही है कि एनवायरमेंटली कॉन्शियस लाइफस्टाइल बनाना है, जो कि फोकस करेगा माइंडफुल एंड डेलिबरेट यूटिलाइजेशन। अच्छा होगा, यानी लोग दिमाग लगाएंगे और अच्छा यूटिलाइजेशन करेंगे हर चीज़ की। हम जो माइंडलेस और वेस्ट कंजम्पशन करते हैं, वेस्टफुल कंजम्पशन, चीज़ों को फालतू का वेस्ट करते हैं और दिमाग लगा के जो काम नहीं करते, वो हमें नहीं करना है। हमें ऐसी लाइफस्टाइल बनानी है जिसमें हमारा दिमाग का काम हो, हम अच्छे से हर चीज़ को यूटिलाइज करें, हम यहाँ पे कलेक्टिव एक्शंस ले, कलेक्टिव एक्शंस यानी सब मिलके हम कुछ ना कुछ एक्ट करें। और इंडिविजुअल जो है पूरे वर्ल्ड के जिन्होंने कुछ सिंपल क्लाइमेट फ्रेंडली एक्शंस ली है अपने डेली लाइफ्स में, वो भी चीज़ें हम यहाँ पे फॉलो करें या उसके अकॉर्डिंग भी हम चले। उसके अलावा हमें P3 बनाना है, यानी हम कहेंगे एक ऐसा नेटवर्क बनाए इंडिविजुअल का जिसमें पूरे अर्थ से इंडिविजुअल कनेक्टेड हो। यानी हम कहेंगे क्रिएट करना है, नर्चर करना है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स, पूरे वर्ल्ड के इंडिविजुअल्स को हमें कनेक्ट करना है और हमें देखना है प्रो प्लानेट पीपल, ऐसा हमें बनाना है। यानी प्लानेट के लिए जो लोग काम कर रहे हैं ऐसे लोग हमें बनाने हैं, पूरे वर्ल्ड से हमें उन्हें कनेक्ट करना है, ये इसका एक और एम है। प्रो प्लानेट पीपल जो होता है यहाँ पे शेयर्ड कमिटमेंट होगी कि हम सब मिलके ये करेंगे, हम सब मिलके जो एनवायरनमेंट है उसको अच्छा बनाएंगे, ऐसी लाइफस्टाइल हम जीना शुरू करेंगे, ये यहाँ पे बताया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे सोशल नेटवर्क्स जो होते हैं उसका भी यूज़ किया जाएगा ताकि इन्फ्लुएंस किया जाए। आपको पता है आजकल सोशल नेटवर्क्स जो है वो काफ़ी
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसी के थ्रू लोगों तक सब बहुत सारे मैसेज पहुंच सकते हैं, तो उसका भी यहाँ यूज़ किया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव होगा लाइफ का। सो आज का में जो दूसरा करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है ओमान को लेके। इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर यहाँ से आपको करंट अफेयर जाते हुए दिख रहा है। और रिसेंटली हुआ क्या है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक जो रिपब्लिक डे का जॉइंट इंडिया ओमान म्यूजिकल परफॉर्मेंस था उसको काफ़ी प्रेज किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा था, उसकी काफ़ी तारीफ की। इंडिया ओमान दोनों ने मिलकर जो म्यूजिकल परफॉर्मेंस दिखाया था, और ये परफॉर्म किया गया था एम्बेसी रिसेप्शन में, इंडिया के एम्बेसी में, जो कि ओमान में है। तो ओमान के ये यहाँ पे आपको देखने मिला एक तरह से, यानी हम लोगों की जो इंडिया की एम्बेसी है वहाँ पे, और वो भी ओमान में, वहाँ पे ये किया गया। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ट्विटर पे एक पोस्ट डाला है, उसमें उन्होंने कहा है वेरी क्रिएटिव, आई अप्रिशिएट ऑल दोज हु वर द पार्ट ऑफ दिस एफर्ट। यानी उन्होंने कहा है कि बहुत क्रिएटिव था, और उसी के अलावा मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो जो लोगों ने इसमें अपनी मेहनत की, जिन्होंने अपने एफर्ट्स डाले। तो हमारे पीएम जो है उन्होंने ये एक चीज़ कही है, तो ये अब न्यूज़ में आ गया है, जो कि ओमान है। ओमान की बात करते हैं तो ये जो मैप है इसमें आप यहाँ पे ओमान देख सकते हो। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा ओमान है। ओमान के साथ साथ उसको बॉर्डर जो शेयर कर रहा हूँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यहाँ पे सऊदी अरब है, उसके अलावा यहाँ पे यमन है, या फिर हम कहेंगे यहाँ गल्फ ऑफ ओमान है, और फिर उसके बाजू में ईरान है, और यहाँ पे अरेबियन सी भी है। चलिए तब ओमान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते। ओमान का जो कैपिटल है वो मस्कट है। तो यहाँ पे आपको मस्कट की भी मैं लोकेशन दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये है ओमान का कैपिटल, जिसे मस्कट कहते हैं। ओमान जो आता है वो जो अरब है, अरब के साउथ ईस्टर्न पार्ट में आपको देखने मिलता है। तो जो हम कहेंगे कि अरेबियन पेनिनसुला है, उसके साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे आपको ओमान देखने मिलता है। उसके अलावा पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी जहाँ पे आके मिलती है वहाँ पे ओमान होता है। ये देखिए ये है अरेबियन सी, ये पूरा अरेबियन सी है यहाँ से, और यहाँ पे जो देखने मिल रहा है ये पर्शियन गल्फ है। तो ये दोनों चीज़ें जहाँ के मिलती है वो होता है ओमान, इन दोनों से जुड़ा हुआ है। ओमान में अगर देखा गया तो वहाँ पे लश नॉर्दर्न कोस्ट जो होती है वो सी और इनलैंड माउंटेन्स में आपको देखने मिलती है। वहाँ समुंदर भी, इनलैंड माउंटेन्स भी है। उसके अलावा लॉन्ग नैरो कोस्टल प्लेन भी आपको देखने मिलती है, जिसको अल बतीना कहा जाता है। अल बतीना जो है ये एक बहुत लॉन्ग नैरो कोस्टल प्लेन है। तो यहाँ पे आपको ये जैसे आप कोस्ट देख रहे हैं ना, तो ये इस तरह की कोस्ट आपको देखने मिलेगी। और कोस्ट के अलावा यहाँ पे अगर हम आगे देखते हैं तो जो हाई रग्ड हजार माउंटेन भी यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। तो हजार माउंटेन है यहाँ पे गल्फ कोस्ट पे, जो कि पैरेलल है गल्फ कोस्ट के सीधा। अल हजार माउंटेन जो होंगे ये गल्फ कोस्ट के पूरे आपको देखने मिलेंगे पैरेलल में। और इतना ही नहीं, तो आपको ये भी बता दूं कि जो मुसंदम पेनिनसुला है वो टू द पॉइंट नियर केप अल हद करके है एट द ईस्टर्न मोस्ट टिप, और वहाँ से लेके तो अरेबियन पेनिनसुला तक ये इतना आपको माउंटेन्स देखने मिलते हैं। यानी मुसंदम पेनिनसुला वहाँ से तो केप अल हद तक, और जो कि ईस्टर्न मोस्ट टिप पे है अरेबियन पेनिनसुला के, ये सब आपको देखने मिलता है। तो ज़्यादातर जो रेंजेस होती है वो बहुत ऊंची नहीं है, 4800 फीट पे यानी 1463 मीटर्स पे माउंटेन के रेंजेस देखने मिलते हैं। माउंट शम्स जो है, जिसे सन माउंटेन भी कहा जाता है, उसका एलिवेशन काफ़ी बड़ा है, जो कि 9777 फीट पे देखने मिलता है। और ये इंडिया की अगर रेंजेस की बात करें तो उससे काफ़ी छोटा है, 2980 मीटर ही वो आता है। ये उनके देश का हाईएस्ट पॉइंट है। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है और उसकी हाइट कितनी है। क्लाइमेट जो यहाँ का है वो काफ़ी हॉट और ड्राई है, और आपको इंटीरियर में, और जो कोस्ट पे आप जाओगे तो आपको वहाँ गर्म और ह्यूमिड देखने मिलेगा। अरेबिक लैंग्वेज यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है ओमान की। उसी के साथ साथ जो पॉपुलेशन है ओमान की वो प्राइमरीली अर्बन है। ज़्यादातर लोग जो है वो शहर में रहते हैं, बट इसमें काफ़ी सारे ट्रेडिशनल रूरल सेटलमेंट्स भी आपको देखने मिलते हैं। तो ये है ओमान के बारे में। और ओमान का जो सोर्स था ये था PIB, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अगले करंट अफेयर के तरफ चलते हैं, और वो है ढेंकनाल मगजी। ढेंकनाल मगजी जो है इसका सिलेबस ज्योग्राफी में जाता है। रिसेंटली ढेंकनाल मगजी को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, GI टैग मिला है। और लोकेशन की बात करें ढेंकनाल मगजी तो ये ओडिशा का है। ढेंकनाल मगजी है क्या? ये एक स्वीट है जो चीज से बनता है, बफेलो मिल्क के। बफेलो का जब मिल्क होता है उसके चीज से बनाया जाता है इसे। और इसका अगर हम अपीयरेंस की बात करें, टेस्ट की बात करें, फ्लेवर, शेप और साइज़ की बात करें तो ये काफ़ी अलग है हर चीज़ से। तो बहुत अलग आपको देखने मिलता है, और इसका एक यूनिक न्यूट्रिशनल वैल्यू है।
ये बाकी चीज़ बेस्ड स्वीट्स जो है उससे काफ़ी अलग है और हज़ारों लोग ऐसा कहा जाता है कि ये बना के ही अपनी ज़िंदगियाँ काट रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू। स्पेशली बफेलो रियरिंग वाले जो भैंस पालते हैं वो लोग, ब्रिटिश ईरा से ही ये चला आ रहा है। ये जो रीजन है यहाँ पे हम कहेंगे कि बफेलो के मिल्क के प्रोडक्शन काफ़ी है और चीज़ जो होता है ये यहाँ थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपको देखने मिलता है। मिल्क कर्ड के बाद ये लोग सबसे ज़्यादा चीज़ बनाते हैं। तो उस मिल्क वो जो दूध है बफेलो का उससे मिल्क और कर्ड तो बनाया जाता है और उससे अलावा इससे चीज़ भी बनाया जाता है। मंदार सादंगी करके एरिया है गोंदिया ब्लॉक का। ऐसा कहा जाता है कि ये सेंटर ऑफ ओरिजिन है ये स्वीट जो बन रहा है उसका, ओडिशा में। उसी के अलावा जो स्वीट होता है उसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है, जो भी मॉइस्चर होता है चीज़ में का उसको ड्रेन किया जाता है, उसे सुखा दिया जाता है, बाद में उसको फ्राई किया जाता है नॉर्मली और उसके कुछ बॉल्स बनाए जाते हैं इस मिक्सचर से और इसका बन जाता है ढेनकनाल मगजी। ये है एक ओडिशा का एक स्वीट जिसे जीआई टैग मिला है और इसका सोर्स जो था वो था द हिंदू। अगला जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है आईएनएस सुमित्रा को लेके और इसका सिलेबस है डिफेंस से। रिसेंटली क्या हुआ है, एक इंडियन नेवी के शिप है जिसका नाम आईएनएस सुमित्रा है। उस शिप ने कुछ फिशरमैन्स को रेस्क्यू किया। अब ये फिशरमैन का हुआ क्या था, कुछ मछली पकड़ने वाले या मछुआरे जो थे उनको पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था ईस्ट कोस्ट से सोमालिया के और हम कहेंगे गल्फ ऑफ एडन के, इन दो जगह से यहाँ पे लाया गया और इंडिया ने अपनी शिप भेजी और यहाँ के फिशरमैन को हमने रेस्क्यू किया। बैकग्राउंड यही है कि ईरानियन फ्लैग्ड फिश वेसल जो है एफवी ईमान करके है, वॉज हाईजैक्ड बाय पायरेट्स। तो हम कहेंगे उसको हाईजैक कर लिया था, ईरान की एक फिशिंग वेसल है उसको ही डायरेक्ट हाईजैक कर लिया था पायरेट्स ने ईस्ट कोस्ट ऑफ सोमालिया से और गल्फ ऑफ एडन से। तो हम कहेंगे सुमित्रा ने काफ़ी हेल्प की और सुमित्रा ने इसको रेस्क्यू कर लिया है। तो सुमित्रा है क्या, सुमित्रा जो है उसको डिज़ाइन किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। आईएनएस सुमित्रा जो है कि ये नया वर्जन है नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल का, जो पेट्रोलिंग करता है नेवी का है ये और पेट्रोलिंग करता है, ये ध्यान रखता है हर चीज़ पर पेट्रोलिंग करना यानी कोस्ट पे जो चीज़ है उसका। और ईस्टर्न नेवल कमांड जो है वो इसके साथ उसके अंडर ये काम कर रहा है चेन्नई में। ये एक फोर्थ और लास्ट सरयू क्लास पेट्रोल वेसल है इंडियन नेवी का, यानी हम कहेंगे कि अलग अलग क्लास ऑफ वेसल्स हैं, वेसल्स यानी शिप्स है और ऐसा ही एक वेसल है जो पेट्रोलिंग करता है, जो वहाँ पे पहरेदारी करता है और हर चीज़ पे हम कहेंगे कि ध्यान रखता है, ऐसा हम उसे कह सकते हैं। ये इंडिजीनियस डिज़ाइन है, इंडिया में ही बना दी गई है और शिप की जो रेंज है वो 6500 नॉटिकल माइल्स है। आपको एक नॉटिकल माइल यानी कितना किलोमीटर हो सकता है ये कमेंट सेक्शन में लिखना है। और उसी के अलावा इसमें 2 डीजल इंजन लगी हुई है। इसमें हम कहेंगे एक ध्रुव या चेतक हेलीकॉप्टर जो होता है ये भी इसमें जा सकता है, इतनी इसकी कैपेसिटी है। इसको कमीशन किया गया है 2014 से इसको लाया गया है। ये चेन्नई के बेस्ड है और उसके अलावा ये ईस्टर्न नेवल कमांड के अंडर काम करता है। इसका प्राइमरी रोल यही है कि सर्विलियंस रखना, नज़र रखना, जो भी चीज़ें हो रही है इकोनॉमिक जोन्स पे उसकी हम कहेंगे कि जैसे प्राइवेसी नहीं होने देना उसके ऊपर नज़र रखना, एंटी पायरेसी, पेट्रोल से फ्लीट सपोर्ट ऑपरेशन चलाता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है ऑफशोर एसेट्स के वो देखता है, यानी नेवी से रिलेटेड जो सिक्योरिटी उसका काम करता है, पानी से रिलेटेड, और एस्कॉर्ट ऑपरेशन भी करता है, इसको यहाँ से लाना वहाँ से लाना ये भी काम यहाँ पे किए जाते हैं, एस्कॉर्टिंग करना। और ये डिज़ाइन किया गया है ताकि हम कहेंगे कि काफ़ी सारे ऑपरेशंस चलाए जाए, कोस्टल हो, ऑफशोर पेट्रोलिंग हो यानी शोर के पास हो, सी शोर के पास या कोस्टल रीजन में हम कह सकते हैं, ओशन में ये चलेगा, ओशन में सर्विलियंस करेगा, मॉनिटरिंग करेगा सी लाइंस को, ऐसे काफ़ी सारे काम ये कहीं ना कहीं कर रहा है। और इसीलिए आईएनएस सुमित्रा ने जब इतना बड़ा काम करके दिखाया तो फिर आईएनएस सुमित्रा हमारे करंट अफेयर का हिस्सा बन गया और ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था हिंदुस्तान टाइम्स। अगला करंट हमें अफेयर जो हमें देखने मिलता है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को लेके, आईएमएफ को लेके, और ये जाता है सिलेबस इकोनॉमी में। रिसेंटली आईएमएफ जो है इंडियन मॉनेटरी फंड, उन्होंने जीडीपी ग्रोथ जो होता है वो बढ़ा है ऐसा बताया है, बढ़ेगा ऐसा बताया है फॉर इंडिया, जो एस्टिमेट उन्होंने बताया 6.7% हो जाएगा करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ होने वाली है ऐसा उन्होंने कहा है। बैकग्राउंड जो है कि यहाँ पे जो हमारे जो पॉइंट्स थे इसके पहले जीडीपी से रिलेटेड यहाँ पे बेसिस पॉइंट्स दिए जाते हैं, तो ये 40 बेसिस पॉइंट हायर हुआ है प्रीवियस फोरकास्ट से। हम कहेंगे पहले ऐसा कहा गया था कि 6.3% बढ़ेगा, अब 40 बेसिस पॉइंट ज़्यादा हो गए, इसीलिए अब कहा जा रहा है कि 6.7% बढ़ेगा। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही है आईएमएफ ने, तो आईएमएफ न्यूज़ में आ गया, तो आईएमएफ के बारे में पढ़ लेते हैं। आईएमएफ जो है उसका फुल फॉर्म इंडियन मॉनेटरी फंड है, जैसे आप जानते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए काम करती है।
सस्टेनेबल ग्रोथ यानी ऐसी ग्रोथ करना देश की जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको कम से कम हानि हो, ये चीज़ें ध्यान रखते हुए और प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करना, जो भी उसके मेंबर कंट्री है वो। तो आप इसके मेंबर बन सकते हो। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1944 में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। करंटली इसमें 190 मेंबर है और इंडिया इसका मेंबर है। इसका मेंबर बनने के लिए आपको यूएन का मेंबर रहना जरूरी नहीं है। कोई भी स्टेट, वो यूएन का मेंबर हो या ना हो, वो आईएमएफ का मेंबर बन सकता है, इंडियन मॉनेटरी फंड का मेंबर बन सकता है, चाहे आप यूनाइटेड नेशन के मेंबर रहो या ना रहो। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, टॉप में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं जो डे टू डे वर्क देखते हैं आईएमएफ के। उसमें 24 मेंबर होते हैं, उनका एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, वो रोज के काम देखते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर जो होते हैं वो आईएमएफ के स्टाफ के हेड होते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो होते हैं उसके चेयरमैन भी होते हैं। जो भी ये एमडी होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, उनके अंडर चार डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं। फंडिंग की बात करें तो फंडिंग वहीं से आती है कि जितने भी देश इसके मेंबर्स हैं उनको कहा गया है कि आपका इतना इतना कोटा है, उतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और जो मेंबर्स है वो पेमेंट करते जाते हैं इस आईएमएफ में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, और उससे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास पैसा आता है। जिस पैसे का वो क्या करता है ये देखते हैं। उस पैसे की हेल्प करके वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है। जैसे ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, जो भी वर्ल्ड में पैसे से रिलेटेड चीज़ें चल रही है उसको सब देशों के बीच में अच्छे से कोऑपरेशन के साथ चलाना। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना, जब भी इसका कोई मेंबर या जब भी कोई देश किसी मुश्किल में हो तो उसको कोई फंड प्रोवाइड करना। इंटरनेशनल ट्रेड पे ध्यान रखना, अच्छे से व्यापार चल रहा है कि नहीं, और हाई एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने की कोशिश करना, और हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ जो उसे सस्टेनेबल बनाना। सस्टेनेबल ग्रोथ में आपको बता चुका हूँ। पॉवर्टी रिड्यूस करना वर्ल्ड की, ये भी काम है। रोल ऑफ ईएमएफ जो है वो ये है कि पॉवर्टी खत्म करना, मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ करना, यानी इकोनॉमिकली हर देश जो है वो ग्रो हो, इसकी हमेशा कोशिश करते रहना। ये काम होते हैं आईएमएफ के। इतना ही नहीं तो जो पॉलिसी है उसमें एडवाइस करना, फाइनेंसिंग करना, डेवलपिंग कंट्रीज़ को कैसी आपकी पॉलिसी होना चाहिए ये बताना, डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंसिंग करना, उनको पैसे लगाना, और एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी लाना। बहुत ज़्यादा एक्सचेंज रेट कम ज़्यादा नहीं होने देना, जैसे डॉलर और रुपीज़ का। तो रुपीज़ का अगर रेट कम हो रहा है तो उसको थोड़ा स्टेबल बनाने की हमेशा कोशिश करना। और ये एक इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है जहाँ पे पेमेंट्स जो है वो किए जाते हैं और पेमेंट जो होते हैं वो लिए जाते हैं। ऐसे पेमेंट सिस्टम को भी अच्छा रखना, ये चीज़ें भी ये करता है। आईएमएफ के इतने ऑब्जेक्टिव्स होने के साथ साथ आईएमएफ के कुछ फंक्शंस होते हैं। आईएमएफ का पहला फंक्शन है लेंडिंग। लेंडिंग यानी वो लोन देता है। जो भी हम कहेंगे कि जिस भी देश को, उसके मेंबर कंट्री को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उनको इमरजेंसी लोन्स दिए जाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जाता है। जब आपके देश में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है आपके देश से, तो आपके देश में इनकम आ रही है। बट जब आपके देश से इम्पोर्ट उससे ज़्यादा कर रहे हो आप, तो आपके देश से डॉलर जा रहा है, क्योंकि आप चीज़ें बाहर भेज रहे हो तो आपको बाहर के देश खरीदेंगे तो वो आपको डॉलर देंगे। बट जब आप अपनी चीज़ें बाहर से ज़्यादा मंगाओगे, इंपोर्ट करेगा इंडिया, तो इंडिया को डॉलर में पे करना पड़ेगा। अगर आ कम रहा है और जा ज़्यादा रहा है तो ये हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम। यानी डॉलर आ रहा है कम और जा रहा है ज़्यादा, तो हम कहाँ से लाएंगे अगले पेमेंट के लिए डॉलर? तो हमें हेल्प करेगा आईएमएफ पैसे दे के, लेंडिंग करके। और उसी के अलावा ये अपने इंटरनेशनल रिजर्व्स को भी बिल्ड करने में हेल्प करता है। जो भी हम कहेंगे कि पैसे है वो कहीं ना कहीं इसके पास आए, इसकी कहीं ना कहीं इसका एम है, और करेंसी जो होती है उसको स्टेबलाइज करे। जो पेइंग है फॉर इंपोर्ट्स या रिस्टोर कंडीशन फॉर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी जैसे मैंने बताया कि इंपोर्ट कर रहा हूँ बट देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो आईएमएफ मुझे हेल्प कर सकता है। पैसे से अच्छा हम कह सकते हैं डॉलर, या फिर जो भी इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी करेंसी चलती है वो सब। तो वही है, जो प्रॉब्लम्स है उसको भी ठीक किया जाएगा और ये सब चीज़ें चलाई जाएगी, जैसे लेंडिंग। दूसरा काम है सर्विलियंस। आईएमएफ जो होता है वो मॉनिटर करता है इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम को, उसके ध्यान रखता है, वो रिस्क कितनी है ये देखता है। उसके अलावा पॉलिसीज़ को रिकमेंड करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करता है, और कैपेसिटी डेवलपमेंट करता है। कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि टेक्निकल असिस्टेंस देता है, ट्रेनिंग देता है गवर्नमेंट्स को, और गवर्नमेंट की कैपेसिटी अच्छी करने की काम करता है। गवर्नमेंट में सेंट्रल बैंक्स भी आ गए, जैसे इंडिया का आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज हो गया, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, पब्लिक सेक्टर सुपरवाइजरी एजेंसीज हो गए, सबके लिए वो काम करता है। कुछ चीज़ें भी वो पब्लिश करता है आईएमएफ, और उसके फ्लैगशिप पब्लिकेशंस जो है, इसके ऊपर आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ सकते हैं प्री में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन बनाता है? तो आईएमएफ बनाता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन बनाता है? तो आईएमएफ बनाता है। फिस्कल मॉनिटर
जो है वो कौन करता है, तो वो आईएमएफ ही इसको पब्लिश करता है। तो ये है आईएमएफ और इसका जो सोर्स है वो है ऑल इंडिया रिपोर्टर, जिससे हमने ये करंट अफेयर लिया है। चलिए, तो अब हम अगला जो करंट अफेयर देखने वाले हैं वो है 1 फरवरी 2024 के, और पहला जो करंट अफेयर है वो है अंत्योदय अन्न योजना। ये है AAY और इसका सिलेबस जाता है गवर्नमेंट स्कीम्स में। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं उन्होंने उन्होंने अप्रूव किया है एक स्कीम शुगर सब्सिडी को लेकर, जिसका नाम है अंत्योदय अन्न योजना, AAY फैमिलीज। अब इसके बैकग्राउंड में अगर हम जाते हैं तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर यूनियन कैबिनेट जो है मिनिस्ट्री, उसके चेयरमैन इसकी एक मीटिंग हुई जिसको चेयर किया है श्रीमती यूनियन कैबिनेट जिसके चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके अंडर ये मीटिंग चलाई गई थी और उन्होंने अप्रूव किया है कि ये जो स्कीम होती है ये 2 साल से ज़्यादा तक यहाँ पे चलाई जाएगी, फॉर 2 more years चलाई जाएगी। तो हम कहेंगे 2 ज़्यादा और साल आगे चलाई जाएगी, 31 मार्च 2026 तक चलाई जाएगी। तो अंत्योदय अन्न योजना क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। अंत्योदय अन्न योजना जो इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2000 में। मिनिस्ट्री जो इसके ऊपर काम करती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्जेक्टिव यही है कि फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना, उसमें सब्सिडी देना, सब्सिडाइज रेट में प्रोवाइड करना, सस्ते में प्रोवाइड करना अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, TPDS हम जिसे कह सकते हैं, यानी हम कहेंगे जो राशन और ये सब की दुकानें होती है उसके थ्रू। अब साइलेंट फीचर्स इसके क्या है, जितने भी बेनिफिशियरीज होते हैं वो AAY स्कीम के अंडर उनको खाना और बाकी इंपॉर्टेंट जो फूड है वो या फिर इंपॉर्टेंट कमोडिटीज जो होती है जो उनको रोज ज़रूरत पड़ती है वो दिए जाएंगे एक सब्सिडाइज प्रोसेस के चलते, यानी हम कहेंगे बहुत सस्ते रेट्स में। डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा फूड ग्रेन्स का वो बेनिफिशियरीज को दिया जाएगा थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS के थ्रू, जैसे मैंने बताया राशन की दुकानें होती है उसके थ्रू। AAY स्कीम में जो वीट होता है ये 3 रुपए पर केजी दिया जाएगा, राइस जो होता है ये 2 रुपए पर केजी दिया जाएगा। एलिजिबल फार्मर जो होते हैं उनको 35 किलो राइस हर महीने दिया जाएगा। और जो AAY फैमिलीज होती है यानी हम कहेंगे जो अंत्योदय अन्न योजना के अंडर आ रही है फैमिलीज, उनको 1 किलो शक्कर भी मिलेगी 18 रुपए पर केजी के हिसाब से राशन की दुकानों में। तो ये एडिशनल चीज़ें दी जाएगी। और आइडेंटिफिकेशन और बेनिफिशियरीज कौन बन सकते हैं, सेंट्रल, सबसे पहले कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो होता है ये आइडेंटिफाई करेंगे बेनिफिशियरीज को इस स्कीम के, ये स्कीम किसको मिलेगी और किसकी नहीं। और आइडेंटिफाई जिसको किया जाएगा वो AAY फैमिली जो होगी उनको अलग अलग कलर के राशन कार्ड दिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे पहले अंत्योदय अन्न योजना की जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो पॉवर्टी लाइन में के नीचे रहने चाहिए, वो उनको ये मिलेगा। एनुअल इनकम आपकी पूरे साल की इनकम आपकी 15,000 से कम रहनी चाहिए। डिसेबल लोगों को ये स्कीम मिल जाएंगी। विडोज जो होती है, जो विधवा है या सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है और वो फैमिली को चला रहे हैं, उन्हें भी ये स्कीम मिल सकती है। ट्राइबल फैमिली जो गांव में रहती है, माउंटेन एरियाज़ में रहते हैं, उनको भी ये स्कीम का फ़ायदा लेने मिलेगा। और जो फूड ग्रेन्स होता है उनका एलोकेशन कैसा रहेगा, तो अगर हम एलोकेशन की बात करें तो मंथली एलोकेशन जो होता है फूड ग्रेन का अंत्योदय अन्न योजना में वो अराउंड 8.51 लाख टन पर मंथ दिया जाएगा, यानी एक महीने का 8.5 लाख टन यहाँ पे दिया जाएगा। ये एलोकेशन होगा फूड ग्रेन्स का। अब जो दूसरा करंट अफेयर हमें देखने मिल रहा है वो है लाफिंग गुल। तो लाफिंग गर्ल जो होता है ये सिलेबस जाता है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में। तो हम कहेंगे रिसेंटली पहली बार हमारे देश में एक लाफिंग गर्ल जो होता है ये स्पॉट किया गया है नॉर्थ अमेरिका से। तो ये स्पॉट हुआ है चित्तारी इस्चुरी में, कसारागोड करके जो है वो। तो जो बर्ड होता है ये एक बर्ड है लाफिंग गुल करके, और ये जो बर्ड होता है ये यूनिक उसके लाफ्टर लाइक कॉल्स के लिए बहुत फेमस है। जब वो आवाज़ निकालता है तो हंसने वाली आवाज़ निकालता है, और ये ट्रैवल करता है 1000 किलोमीटर से, और ये सदर्न स्टेट्स, इंडिया के साउथ के स्टेट्स में आके माइग्रेट होता है, वहाँ से वो इस तरह से आपको देखने मिलता है आवाज़ निकालते हुए। लाफिंग गर्ल की अगर बात करें तो ये एक कोस्टल स्पीसी है जो कि समुद्र किनारे पाया जाता है, और ये ओकेजनली बहुत दूर पे देखने मिलता है जो ज़मीन वाले एरिया है उसके। ये जो बर्ड होता है ये ज़्यादातर अटलांटिक कोस्ट जो है नॉर्थ
अमेरिका और कैरिबिया और नॉर्दर्न साउथ अमेरिका की वहाँ देखने मिलता है। इसका साइज जो होता है वो मीडियम साइज का, इसकी लेंथ अराउंड 16 to 18 इंचेस होती है। तो ब्रीडिंग सीजन में जो एडल्ट होते हैं वो आपको जो देखने मिलते हैं उनके ब्लैक हेड होते हैं और डार्क ग्रे विंग्स होती है और रेडिश बिल होती है उनकी। नॉन ब्रीडिंग एडल्ट जो यानी जो ब्रीडिंग करते हैं वो इस तरह से होते हैं, और जो ब्रीडिंग नहीं करते हैं या फिर जो छोटे हैं जुवेनाइल हैं जो वो लोग मॉटल्ड ब्राउनिश ग्रे अपीयरेंस उनका होता है। तो ब्लैक और डार्क हुड होता है इनका ब्रीडिंग के वक्त। लॉन्ग स्लेंडर स्लाइटली ड्रूपिंग बिल आपको देखने मिलती है। तो इसी से रिलेटेड अट्टपक्का बर्ड सेंचुरी भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ से रिलेट हो रहा है। और ये जो बर्ड है इसका कंजर्वेशन स्टेटस है IUCN लीस्ट कंसर्न, और इस करंट अफेयर का जो सोर्स था वो था द हिंदू। अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं, और अगला करंट अफेयर है अबाउट ईडी, दैट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। सिलेबस जाता है इकोनॉमी में। रिसेंटली ईडी जो होते हैं, ईडी के जो ऑफिसर्स होते हैं, उन्होंने अरेस्ट किया है चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को झारखंड से। आपको ये पता ही है। हेमंत सोरेन जो होते हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। गवर्नमेंट CP राधाकृष्णन को ये रेजिग्नेशन दिया गया है। तो ईडी यहाँ पे न्यूज़ में आ गया है। ईडी है क्या देख लेते हैं। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये अलग अलग काम करता है। इसको 1956 में बनाया गया था। ये जो भी करता है इसमें इकोनॉमिक लॉज को एनफोर्स करना, इकोनॉमिक क्राइम्स जो है यानी पैसे से रिलेटेड जो क्राइम्स है उसे देखना, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, फॉरेन एक्सचेंज इरेगुलरिटीज़ हो गई यानी पैसा यहाँ का वहाँ करना, ये सब चीज़ें पे ये ध्यान रखता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये जो डायरेक्टरेट होता है ये कौन कौन से एक्ट पे काम करता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो काम करता है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के ऊपर काम करता है, PMLA। दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA 1999 का, उसके ऊपर काम करता है। यानी जो भी लॉज है फॉरेन एक्सचेंज को लेके है उसके ऊपर ये काम करता है, उसको जो तोड़ रहा है उसके ऊपर काम करता है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 के ऊपर काम करता है। स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये सब जो करा रहे या जो स्मगलिंग एक्टिविटीज जो है उसको रोकने वाला जो एक्ट है वो सब चीज़ों के ऊपर ये काम करता है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट जो है यानी हम कहेंगे कि जो भी प्रॉपर्टी और ये सब से रिलेटेड है उनके ऊपर ये काम करता है इंडिया में। और वही है कि जो भी वारंट करना, अरेस्ट करना या फिर उनकी प्रॉपर्टी छीन लेना, ये सब काम ये करता है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट की अगर बात करें तो इसको अपॉइंट कौन करता है, तो इसको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और एक कमिटी होती है जो इसको रिकमेंड करती है। कमिटी जो होती है उसके चेयरमैन जो होते हैं वो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और मेंबर्स होते हैं जिसमें विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, होम सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ हम कहेंगे DOPT होते हैं, या फिर रेवेन्यू सेक्रेटरीज भी यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं इनके साथ साथ। टेन्योर जो होता है डायरेक्टर का एनफोर्समेंट के वो 5 साल का होता है। रिक्रूटमेंट जो होते हैं बाकी ऑफिसर्स के वो डायरेक्टली किए जाते हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज से, या इनडायरेक्टली भी किए जा सकते हैं जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है वहाँ से। जैसे हम कहेंगे कि काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेटिव जैसे पुलिस से आते हैं, एक्साइज से आते हैं, कस्टम्स से आते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आते हैं, IRS भी आपको देखने मिलते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस IPS देखने मिलते हैं, उसके अलावा IAS भी देखने आपको मिल सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी लोग इसमें काम करते हैं। और ये जो है करंट अफेयर जिसमें अब आपको देखने मिला कि जो हेमंत सोरेन है उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इसका सोर्स जो हमने लिया है वो है ऑल इंडिया रिपोर्टर AIR से ईडी के बारे में इंफॉर्मेशन। सो अगला करंट अफेयर जो हमें देखने मिल रहा है वो है सदा तनसिक। सदा तनसिक जो होता है इसका सिलेबस जाता है डिफेंस में। रिसेंटली इंडिया और सऊदी अरब जो होता है उन्होंने पहला जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया है जिसका नाम है सदा तनसिक। बैकग्राउंड में अगर हम जाते हैं तो हम दोनों के बीच में मिलिट्रीज के टाइज काफ़ी अच्छे हो सकते हैं इस जॉइंट ऑपरेशंस के चलते, इस जॉइंट एक्सरसाइज के चलते सॉरी। तो इंडिया और सऊदी अरब जो है ये पहली बार ये कंडक्ट कर रहा है सदा तनसिक। सदा तनसिक की सबसे पहले बात करते हैं। सदा तनसिक की जो डेट है वो 29 जनवरी से 10 फरवरी तक चलने वाला है। वेन्यू है महाजन राजस्थान।
सऊदी अरेबियन कॉन्टिजेंट जो है रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के आने वाले हैं, 45 पर्सनल आने वाले हैं। इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट होगा जिसमें बटालियन आएगी, ब्रिगेड ऑफ गार्ड से 45 पर्सनल वहाँ से आएंगे हमारे। और इसका एम यही है कि टैक्टिक्स दिखाना, टेक्निक्स दिखाना और प्रोसीजर्स ऐसी कंडक्ट करना जिससे हम दोनों मिलकर आगे काम कर सके। एम यही है कि हमको इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो बना के रखना है, दोनों के बीच में हम दोनों मिलकर किस तरह से काम कर सकते हैं। और भी कुछ एक्सरसाइजेस है जो आपको पढ़ के रखनी है जो इससे रिलेट होती है, वो है एक्सरसाइज अल मुहट अल हिंदी। तो ये भी आप पढ़ के रखिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, आपको प्री में इसके ऊपर क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये जो सदा तंसिक है इसका करंट अफेयर का जो सोर्स था ये था फाइनेंशियल एक्सप्रेस। अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं और वो है जीएसटी को लेके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेके। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट जो होते हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दे दी है, हम कहेंगे कुछ एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रोविजंस थे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के उनको। तो यहाँ पे ये सब क्या था, तो अब ये आपको आगे पता चलेगा कि किस तरह से ये काम हुआ है। तो रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट जो होता है ऑन मंडे उन्होंने ये बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रोविजंस जो जीएसटी में लिखे हुए हैं, यानी हम कहेंगे 100 से ज़्यादा कंपनी जो है जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गए या फिर पतंजलि हो गए, जुबिलेंट फुटवर्क हो गए, फिलिप्स हो गए, उन्होंने एक पिटिशन फाइल की थी इस प्रोविजन के अगेंस्ट। अब सवाल उठता है कि एंटी प्रॉफिटियरिंग है क्या। एंटी प्रॉफिटियरिंग यानी अगर जीएसटी जो टैक्स है, जीएसटी टैक्स जो भी लिया जा रहा है इसमें अगर कोई रिडक्शन हो गया तो ये रिडक्शन से जो भी आपको फायदा मिलने वाले या जो भी बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं ये आप लोगों को कंपनी नहीं रखेगी, तो ये आपको अपने जो कस्टमर है उनको दे देने हैं, वो उनको पास किए जाएंगे, यानी जो रेसिपिएंट है उस गुड्स के उनको मिलेंगे। तो ये कंपनीज को नहीं मिलेंगे तो ये रेसिपिएंट को मिल जाएंगे। ये जो चीज़ें कही गई थी इन्हीं चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पिटिशन फाइल की गई थी अगेंस्ट दिस प्रोविजन, और हम कहेंगे इसको अपहेल्ड किया है जो हाई कोर्ट था उन्होंने इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, यानी हम कहेंगे ये अपहेल्ड करना यानी इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है उसको सपोर्ट किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको, हम कहेंगे इन कंपनियों को इसके ऊपर राहत नहीं मिली है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है जो प्रोविजन है वो। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो ये न्यूज़ में आ गया, इसको लॉन्च किया गया कि 2017 में। जीएसटी जो होता है ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो इंडिया में यूज़ होता है, यानी इनडायरेक्ट यानी ऐसे टैक्सेस जो आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं देने पड़ते। जैसे मैं पेन खरीदूंगा या कोई भी चीज़ खरीदूंगा तो उस पर मुझे जीएसटी लगेगा जो मैं गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं देता हूँ, मैं दुकान वाले को देता हूँ, दुकान वाला आगे पास करता है। तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे मिलता है। ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो गुड्स के ऊपर जो वैल्यू है उसके ऊपर ऐड किया जाता है और सर्विसेज के ऊपर, और इसको लॉन्च किया गया है इनडायरेक्ट टैक्स करके पूरे देश का। ये 3 तरह के हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी जो होता है वो सेंटर लगाता है, एसजीएसटी जो होता है स्टेट लगाता है, आईजीएसटी जो होता है इंटर स्टेट के बीच में जो सप्लाई होता है उस पर लगाया जाता है, यानी 2 स्टेट के बीच में जब कोई गुड्स यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो उनके ऊपर आईजीएसटी लगाया जाएगा। इन सब के लिए जो काउंसिल काम करता है उसे जीएसटी काउंसिल कहा जाता है। जीएसटी काउंसिल को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 101 अमेंडमेंट एक्ट 101st अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था 2016 में, और जो अमेंडमेंट बिल था वो 122वां अमेंडमेंट बिल था, और इसको पास करके फिर यहाँ जीएसटी लाया गया। जीएसटी का एपेलेट ट्रिब्यूनल भी पढ़ के रखिएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। जीएसटी काउंसिल जो होता है एक जॉइंट फोरम है, सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं, और जो आर्टिकल इसके ऊपर काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है आर्टिकल 279A। 279A जो होता है वो प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी देता है कि वो जीएसटी काउंसिल को बना सके एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। मेंबर जो होते हैं काउंसिल के उसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं जो चेयरमैन होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं जो कि फाइनेंस के होते हैं। आर्टिकल 279 ये कहता है कि रिकमेंडेशन जो होता है टू द यूनियन एंड स्टेट्स ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू जीएसटी, तो हम कहेंगे कि 279 ये भी कहता है कि आप रिकमेंडेशन जो काउंसिल है रिकमेंडेशन कर सकता है यूनियन और स्टेट को भी कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो होते हैं जीएसटी का उस पे, तो ये 279A। उसी के अलावा जो भी गुड्स सर्विसेज आपको मिल सकते हैं या जो एग्जाम किए जाएंगे वो सब चीज़ें बताने का काम जीएसटी काउंसिल ही करता है। लॉ बनाना या कौन सी चीज़ों को जीएसटी लगाना है कौन से नहीं ये डिसाइड करना। उसके अलावा अलग अलग स्लैब्स जो है जीएसटी के वो भी जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करता है कितने % किस पे जीएसटी लगेगा। उसी के अलावा बेनिफिट्स है कुछ जीएसटी के। सबसे पहला तो ये ऑटोमेटेड टैक्स सिस्टम है, ये देश को एक तरह से इनडायरेक्ट इकोसिस्टम बना के देता है टैक्स का, यानी ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें होती है वो वहाँ से कट जाएगा, वो वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, वहाँ क्रेडिट हो जाएगा, और बेटर कंप्लायंस भी है। जीएसटी जो होता है वो अच्छा एक टैक्स है क्योंकि पहले आपको मल्टीपल टैक्सेस देने पड़ते थे, अब आपको नॉर्मली कुछ ही एक ही टैक्स देना है जो कि जीएसटी, इससे टैक्स बर्डन भी कम हो गया है।
ई वॉइस और ज़्यादा रेवेन्यू भी मिलने लगा है। ई इनवॉइस यानी हम कहेंगे ई इनवॉइसिंग सिस्टम है, जिसमें जो भी टैक्स के इनवॉइस होंगे वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे फेक बिल्स नहीं बनेंगे। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही ऑनलाइन बिल जनरेशन होगा और इस कारण स्मूदर होगी, हर चीज़ आराम से अच्छे से हो पाएगी और बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं होंगे ऑफिशियल्स के साथ, और गवर्नमेंट को अच्छा रेवेन्यू भी इससे मिल जाता है। ये बेनिफिट है जीएसटी का। उसके बाद जो हमें अगला करंट अफेयर देखने मिलता है वो है अबाउट गंगेटिक डॉल्फिन, और इसका सब सिलेबस जाता है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में। रिसेंटली गंगेटिक डॉल्फिन को रेस्क्यू किया गया है ओडिशा से। बैकग्राउंड की बात करें तो ये एक इंडिकेटर है कि ज़्यादा फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स जो है वो पानी में है, तो ये एक इंडिकेटर है मोर फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स इन रिवर। तो एक इसको यहाँ से रेस्क्यू किया जाता है। गंगेटिक डॉल्फिन जो होती है वो क्या है, जो गंगेटिक डॉल्फिन होती है उसका कॉमन नेम सुसु है। इसको सुसु नाम से जाना जाता है क्योंकि ये सुसु ऐसी आवाज़ निकालती है, ऐसा कहा जाता है, इसलिए उसको फिर इस नाम से भी जाना जाता है, इस डॉल्फिन को, गंगेटिक डॉल्फिन को। इसका साइंटिफिक नेम प्लैंटानिस्टा गंगेटिका है, ये डॉल्फिन का नाम। उसके अलावा इसका स्टेटस है एंडेंजर्ड, जो कि IUCN के अंडर आता है। ये रहती कहाँ है, इसका हैबिटेट क्या है, तो इसका हैबिटेट है गंगा रिवर। गंगा रिवर जो होती है ये स्पेशली हम कहेंगे कि डीप वाटर में आपको देखने मिलती है, और रिवर के जो जो कॉन्फ्लुएंस है, जहाँ जहाँ पे उसके संगम है, जहाँ उसको दूसरी नदी आके मिलती है, वहाँ भी वो आपको देखने मिलती है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया तो 7 स्टेट्स में है ये आपको जो देखने मिलती है, आसाम, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। अपर गंगा रिवर जो है यूपी में वहाँ देखने मिलती है, मध्य प्रदेश में चंबल नदी और उत्तर प्रदेश में भी चंबल नदी। घाघरा गंडक नदी जो है यूपी और बिहार में वहाँ देखने मिलती है। गंगा रिवर जो होती है वाराणसी से पटना तक यानी यूपी और बिहार में ये आपको देखने मिलती है। सोन और कोसी रिवर जो है बिहार की वहाँ देखने मिलती है। ब्रह्मपुत्र और सादिया रिवर जो है अरुणाचल प्रदेश की वहाँ देखने मिलती है। धुबरी तक देखने मिलती है जो कि बांग्लादेश बॉर्डर में है। कुल्सी रिवर एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, वहाँ भी आपको देखने मिलती है। तो इस तरह से गंगेटिक डॉल्फिन जो आपको काफ़ी सारे रिवर्स में देखने मिलती है। गंगा करके जो हमारी नदी है, सबसे पवित्र नदी जो मानी जाती है, उस गंगा जो है वहाँ पे ये काफ़ी सारी देखने मिलती है। और आपको बता दूं कि यहाँ जो डॉल्फिन्स है उनकी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल है, स्टर्डी तो है ही बट फ्लेक्सिबल भी, फिर भी फ्लेक्सिबल है, और उस पर काफ़ी सारे फ्लिपर्स हैं, और लो ट्रायंगुलर डॉर्सल फिन है उसका। फीमेल जो होते हैं वो बड़े होते हैं मेल्स से गंगेटिक डॉल्फिन में, और ये ओल्डेस्ट क्रिएचर है वर्ल्ड के, जैसे कि हम कहेंगे टर्टल है, क्रोकोडाइल है, शार्क है, वैसे गंगेटिक डॉल्फिन भी है। गंगेटिक डॉल्फिन जो है जनरली वो ब्लाइंड होती है और वो एक आवाज़ निकालती है सू सू, उसी आवाज़ से वो अल्ट्रासोनिक साउंड निकाल के वो यहाँ से वहाँ जाती है। आपको पता है जो एनिमल्स ब्लाइंड होते हैं या फिर जिन्हें दिखता नहीं है, ऐसे टाइम पे वो जब वो ट्रैवल करते हैं तो एक अल्ट्रासोनिक साउंड निकालते हैं जो हमें सुनाई नहीं देंगे, बट जो वो साउंड रिफ्लेक्ट होकर आता है, जब बीच में कोई भी चीज़ रही, कोई ऑब्जेक्ट रहा, तो वो जो साउंड होता है वो रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो वो कितने दूरी से रिफ्लेक्ट बैक हुआ है इस अंदाजे से वो अपना मूवमेंट करते हैं, कहाँ तक जाना है, कहाँ से टर्न लेना है, वो आवाज़ निकालते निकालते चीज़ें समझते हैं। जैसे रात में अंधेरे में चूहे ये काम करते हैं, जो बैट होते हैं जब वो अंधेरे में उड़ते हैं तो वो भी ये काम करते हैं, उनको दिखता नहीं है अंधेरे में बट वो आवाज़ से पहचानते हैं। तो इनको थ्रेट क्या है, डायरेक्ट किलिंग है, इनको मारा जाता है। इनका जो पानी का जो एरिया है, इनका जो घर था, उसको डैम्स और बैरेजेस बना के हम कहीं ना कहीं फ्रैगमेंट कर रहे हैं और काफ़ी सारी फिशिंग कर रहे हैं जिसमें ये लोग भी मारे जा रहे हैं। तो ये है गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में जो न्यूज़ में रही है, और इसके ऊपर आपको क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। तो इसका सोर्स था डाउन टू अर्थ। अब बारी है आज के प्रैक्टिस एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। तो ये जो पहले प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपको देखने मिल रहे हैं वो है जो करंट अफेयर मैंने बनाया 31 जैन वाला, अभी उसके दूसरे जो 3 होंगे वो होंगे 1 फरवरी के, जो मैंने अभी इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए उसके। जो सबसे पहले प्रैक्टिस एमसीक्यू देख लेते 31 जैन के। यहाँ पे वॉरशिप का नाम लिखा है और दूसरी तरफ कैटेगरी का नाम लिखा है। पहला नाम है INS कामोरता प्रोजेक्ट 28, INS इम्फाल प्रोजेक्ट 15B, INS मोरमुगांव प्रोजेक्ट 75। करेक्टली मैच कितने आपको बताना है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन। जो आपके सही आंसर होंगे वो कमेंट सेक्शन में लिखे, और अगले वीडियो में उसके आपको सही आंसर मैं बता दूंगा। दूसरा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 दिया है। स्टेटमेंट नंबर 1 है कि IMF जो होता है उसको 1947 में बनाया गया। दूसरा स्टेटमेंट इसमें 190 मेंबर्स है। पहला ऑप्शन कहता है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है 1 का। दूसरा कहता है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का। तीसरा कहता है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, और चौथा कहता है स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है बट स्टेटमेंट 2
करेक्ट है। उसके अलावा हम तीसरे करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। जो तीसरा हमारा क्वेश्चन है वो है ढेन कनाल हम कहेंगे मगजी को लेके। ढेन कनाल मगजी जो होता है, हमने देखा कि अभी न्यूज़ में रहा है, और इसके बारे में पहला ऑप्शन है, ये जो स्वीट है इसको बनाया जाता है मॉइस्चर को हम कहेंगे ड्रेन करके चीज़ से, बाद में इसको फ्राई किया जाता है और फिर इसके बॉल्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं मिक्सचर से। दूसरा ऑप्शन है इसकी यूनिक न्यूट्रिशनल वैल्यू है और ये बाकी चीज़ बेस्ड जो स्वीट्स है उससे काफ़ी अलग है। तीसरा है ये एक टाइप ऑफ स्वीट है जिसको बफेलो के मिल्क से बनाया गया है। कितने ऑप्शंस करेक्ट है आपको बताना है, 2 ओनली, 1 2 एंड 3, 2 एंड 3 ओनली, या फिर 3 ओनली। अब बारी है दूसरे पार्ट के एमसीक्यू देखने की, जो कि 1 फेब के हमने करंट अफेयर देखे। तो 1 फेब में जब हम जाते हैं तो फिर से आपको 2 ग्रुप्स, यहाँ पे 2 कॉलम दिख रहे हैं। एक में स्कीम का नाम लिखा है, दूसरे में मिनिस्ट्री का नाम लिखा है। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और यहाँ पे दिया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तीसरा है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसमें से कितने पेयर्स करेक्ट है आपको बताना है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, या फिर नन। उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन देखने मिल रहा है जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं। स्टेटमेंट 1 है अंत्योदय अन्न योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है। स्टेटमेंट 2 है, इसमें आपको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करेंगे या सब्सिडाइज रेट में TPDS या टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है ये प्रोवाइड करने का इसका एम है। दूसरी बात हम कहेंगे कि इन्होंने जो ऑप्शन दिए है उसमें उनका कहना है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है, और स्टेटमेंट 1 का सही एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट 2 है। दूसरे में उनका कहना है दोनों करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरे में उनका कहना है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। चौथे में उनका कहना है स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको देखने मिल रहा है वो है गंगेटिक डॉल्फिन को लेके। गंगेटिक डॉल्फिन पे सबसे पहला ऑप्शन दिया है कि इसका साइंटिफिक नेम सुसु है। दूसरा है कि ये अल्ट्रासोनिक साउंड निकालती है अपने शिकार तक पहुंचने के लिए, और तीसरा है ये ओल्डेस्ट क्रिएचर है वर्ल्ड की। कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है आपको बताना है, 1 ओनली, 1 2 एंड 3 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, या फिर 3 ओनली। ये आपको 4 स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट्स जो है वो चुनने हैं। उसके साथ साथ जो इसके आंसर है वो मैं आपको अगले करंट अफेयर्स जो हम पढ़ेंगे कल, उसमें मैं आपको इसके आंसर्स बताऊंगा, करेक्ट आंसर्स। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहे तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।